स्वागत है दोस्तों, आप सब लोग का एक और नई ब्रांड वीडियो के अंदर में। इस वीडियो के अंदर हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अभी तो 2026 में एग्जाम हुआ था हिंदी के एग्जाम, उसका सेट ही हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ, ये वीडियो एक दिन पहले आना चाहिए था बट कुछ इशू के कारण ये डिले हो गया। बट अब हम आ ही चुके हैं तो चलो इसका पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड मैं आपको पहले बता देता हूँ इससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी जो पेपर हुआ था उससे क्या क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। हाँ जी, चांस है बहुत ज्यादा यहाँ पर रिपीट होने का। बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो सके, मतलब उतना मुझे पता नहीं कितना आएगा, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ इससे क्वेश्चन जरूर से आने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको जैसे कि पता होगा कि जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारा बोर्ड पेपर में, वो क्वेश्चन क्या होते हैं एक ईयर को छोड़ के यहाँ पर रिपीट किया जाता है बार बार। जैसे 2020 में आया था तो 21 में नहीं आएगा, वो 22 में आएगा। ऐसा मतलब अधिकतम जो है 90% जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही आता है। ठीक है, ये कोई अंदाजा, ये तुक्का नहीं है, ये रियलिटी है, यही पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं बोर्ड वाले। एंड अगर यहाँ पर कोई और क्वेश्चन आता है इसके अलावा जो कि 2027 में आना चाहिए, मतलब कि ये जो रूल है ना एक तरह से शेड्यूल वाला, उसके हिसाब से 2027 में आने वाला अगर 2026 में वापस से आ जाता है तो अगले साल क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन की कमी हो जाएगी। इसलिए वो क्या करेंगे ना, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के देंगे या क्वेश्चन को डायरेक्ट देंगे, तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत अलग क्वेश्चन आएगा, सिंपल आने वाला है और उतना टफ भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से ये जो एग्जाम होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहाँ पर गद्यांश एंड पद्यांश का होता है। मैं वो चीजें अगर पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इसे डायरेक्ट स्किप कर रहा हूँ। एंड हाँ, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसे बिना पढ़े हम बना सकते हैं, तो वो चीजें मैं जरूर से यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ ताकि वो आराम से आपको समझ आ सके। लाइक यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखते हो पहला वाले में, इसमें ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जिसे हम अपनी मर्जी से बना सके, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे हम लोग इस पैसेज को पढ़ के ही आंसर दे पाएंगे। लाइक इसमें शीर्षक पूछा है हवाई जहाज की कल्पना किसने जन्म दी थी, ये सारे पढ़ेंगे ना तभी हमसे बनेगा। मैंने एक बार पढ़ रखा है तो मुझे ये पता है कि इसके अंदर ही मिलने वाला है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पास काव्यांश पूछता है और काव्यांश में भी आपको ये पढ़ना होता है, देन उसके बाद उसका मीनिंग निकालना होता है। इन सभी के बारे में मैंने पहले डिटेल वीडियो बना रखा है, जो भी न्यू आ रहे हैं उनको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप लोग बोलेंगे भाई ये पूरा सॉल्यूशन बता रहा था एंड यहाँ पर तो डायरेक्ट स्किप करते जा रहे हैं, तो भाई ये चीजें आपको पैसे से ही ढूंढनी है, तो ये चीजें स्किप करने के लायक ही है। मैं आपको नहीं बता रहा, टाइम वेस्ट ही होगा। इसके बाद यहाँ पर जो काव्यांश है उसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या इसका जो पैसेज में मिलेगा या ऐसा ही क्वेश्चन होता है। काफी सारे क्वेश्चन तो ग्रामर के होते हैं, पैसेज को बिना पढ़े यहाँ पर बनाया जाता है। पर्यायवाची पूछ देते हैं, मुहावरे पूछ देते हैं, या यहाँ पर अलंकार रस वगैरह पूछ देते हैं। अगर वैसे टाइप के है तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। यहाँ पर जो पूछा है कविता में क्या है, सत्ययुगी मानव पूछा है। सत्ययुगी मानव जो जहां तक मुझे यहाँ पर याद आ रहा है पता है, ऐसे मानव होते हैं जो कि कभी भी हार नहीं मानते, निरंतर चलते रहते हैं अपने पथ की ओर, यही है आई थिंक। ठीक है, और ये वाला पैसेज जहां तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन सूरज वगैरह देख के ये हमने सॉल्व किया हुआ है आई थिंक। ये जो पेपर वगैरह इसका सॉल्यूशन देख रहे थे ना काव्यांश वाला, उसमें आई थिंक इससे मैंने सॉल्व किया हुआ था, वो आप देख सकते हो वहां जाके। एंड अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी ये जो मेन क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कविता किसे कहते हैं, कविता के दो यहाँ पर तत्वों के नाम बताइए। एंड मैं आपको एक और सरप्राइज दे देता हूँ, इसके आंसर ना मैंने पहले यहाँ पर लिख के आए हुए हैं। वैसे मैं आपको समझाते चल रहा हूँ बट आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पर देख सकते हो कविता किसे कहते हैं। आपको पता है कविता क्या होता है? कविता ना वो चीजें होती है जो कि स्टोरी होती है और उसमें हम ना कोई रोल वगैरह देखते हैं एंड इसमें बहुत सारे सीख मिलते हैं हमें और कुछ घटनाओं का पता चलता है, और वो चीजें कविताएं होती है। इसमें क्या होती है, रचना होती है, भाव को यहाँ पर क्या है कल्पना ढंग से व्यक्त किया जाता है। इसमें बहुत सारे सीख भी मिलती है और इंटरटेनमेंट के लिए भी होता है। तो आपको ये लिखना है कविता वह रचना है जिसमें भाव को कल्पना ढंग से व्यक्त कल्पनात्मक रूप से या क्या किया जाता है ढंग से व्यक्त किया जाता है। इसके दो तत्व पूछा गया है, दो तत्व आप लिख सकते हो, अलंकार लिख सकते हो, छंद लिख सकते हो या शब्द लिख सकते हो। शब्द का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कविता में, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। कविता में शब्द की इंपॉर्टेंस आपको बताना है, वो भी आ सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने अलग से बात किया हुआ है, मैं सिंपल आपको बताते चल रहा हूँ। इसके बाद अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यही इसी का ही अथवा पार्ट है। नाटक किसे कहते हैं, नाटक लेखन में समय का क्या यहाँ पर महत्व है वो आपको बताना है। नाटक क्या होता है, रंगमंच जो होता है, मतलब कि जो मंच होता है, स्टेज होता है, वहां पर किसी स्टोरी को करके दिखाया जाता है, रोल वहां पर प्ले किया जाता है और उसे दिखाया जाता है, ना कि सिर्फ सुनाया जाता है, वो चीजें करके दिखाई जाती है, वो यहाँ पर नाटक होती है। नाटक में समय का बहुत ज्यादा योग्यता होती है, मतलब बहुत ज्यादा रोल यहाँ पर प्ले होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है जितने भी नाटक होते हैं वो एक शब्द सीमा को ही देख के लिए जाते हैं, मतलब कि 2-3 घंटे का फिल्म होता है ना, वैसे यहाँ पर मंच में 2 से 3 घंटे यहाँ पर एकदम फिक्स किया जाता है, इतने टाइम में ये स्टोरी का पार्ट जो है कवर होना चाहिए। इसमें समय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आपको लिखना है घटनाओं का सही क्रम निर्धारित करता है, नाटक को स्पष्ट व्यवस्थित बनाता है, दर्शकों की रुचि बनाए रखता है, अनावश्यक क्या विस्तार से रोकता है। तो
समय का अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो ये चीज़ यहाँ पर मिलती है, तो आपको ये चीज़ लिखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है फीचर और आलेख का। यहाँ पर फीचर और आलेख के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल से आप क्वेश्चन देख सकते हो। टॉपिक क्या बोला गया है, इसमें जो टॉपिक है वो है उभरती प्रौद्योगिकी जो है उसके विषय में आपको आलेख लिखना है। देन उसके बाद भारतीय कृषि के विषय में आपको फीचर लिखना है। बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा आपको कि आप जो है ना ये जो फीचर है उसे लिखिए काफ़ी अच्छे से। ये अपने मंजिल से आप लिख सकते हो, मैंने पहले ही बात की हुई है। इसका आंसर आई थिंक मैं लाया हुआ था, मैं एक बार चेक करता हूँ इसका आंसर मैं लाया हूँ। हाँ जी, यहाँ पर मैंने लाया हुआ है। आप क्या इतना लिखने से मैं पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, तो चांस है 3 मार्क्स आपको मिल सकता है। बट ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई हुई थी, इस वीडियो मैंने डिटेल वीडियो में बताया हुआ था कि ये चीज़ें आपको सिर्फ याद करनी है, थोड़ी सी पढ़नी है। आपको ये जो कॉमन लाइन है ना वो अपने आंसर में ऐड करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को उतार के आ रहा हो, आप अपने वर्जन से लिखोगे, उसके बीच में आप ये लाइन जरूर से डालना ताकि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप देख सकते हो, इसे पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजिली है। यहाँ पास क्वेश्चन क्या पूछा था मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पास जो था ना वो सिंपल सा था, प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है भैया, जो कि विकास वगैरह वाला होता है ना वो प्रौद्योगिकी वाला हो जाता है। इसके ऊपर आप आराम से लिख सकते हो। दैन यहाँ पास भारतीय कृषि, इसके ऊपर तो यार आराम से आप लिख सकते हो हम छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा मारा जाता है। एंड यहाँ बहुत अधिकतम देखा जाए तो लगभग यहाँ पर 50% तो या 50 से 60% यही खेती की जाती है। तो हमें खेतों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। भारतीय कृषि के बारे में आप आराम से बता सकते हो। इसका अगला यहाँ पास क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ पास है संचार वाला, और ये आपको 4 मार्क्स में देखने को मिलता है। यहाँ पास जो क्वेश्चन है वहाँ पास देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं। जनसंचार किसे कहते हैं, तो जनसंचार का मतलब होता है कोई भी घटना को बहुत लोगों तक एक साथ पहुंचाना जनसंचार होता है। यहाँ पास मैं आपको आंसर दे देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग पूरा जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे करके देखते हैं। जनसंचार क्या होता है, बहुत सारे लोगों तक एक साथ सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए टीवी हो गया, रेडियो हो गया, अखबार हो गया, इनके जरिए जो है ना एक साथ हम बहुत सारे खबर को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब एक खबर को बहुत लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। सिंपल सा था। इसका अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट माध्यम क्या है, इसको आपको बताना है। प्रिंट माध्यम क्या होता है, कोई भी जो खबरें होती है ना वो छपी हुई माध्यम में होती है, लिखित होती है, उसी को प्रिंट माध्यम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप अखबार लिख सकते हो या पत्रिकाएं होती है वो यहाँ पास आप लिख सकते हैं। देन इसका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कारोबार और अर्थ जगत में एक सेकंड मुझे दिखाई नहीं दे रहा, छोटा हो रहा है, जगत में जुड़ी रोजमर्रा की खबरें किस शैली में दिखाई जाती है। तो ये जो रोजगार वगैरह होता है और ये जो कारोबार वगैरह होता है ना ये चीजें आपको दिखाई जाती है उल्टी पिरामिड जो शैली है उसमें दिखाई जाती है। इसका आंसर वो आ जाएगा। इसका अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है पत्रकार के कितने प्रकार है, तो प्रकार के 3 प्रकार है, मेनली 3 प्रकार होते हैं और वही मेन है, ठीक है। तो 3 प्रकार आपको लिखना है। कौन कौन सा होता है, फ्रीलांसर होता है और पूर्णकालिक होता है, आंसर कालिक होता है। यहाँ पर मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ, आपको कैसे लिखना है मैं पॉइंट में लिखता हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है। जैसे प्रिंट माध्यम क्या था, छपा हुआ जो अखबार है वो होता है ये, और इतना छोटा नहीं लिखना है, थोड़ा सा आप लॉन्ग लिखना है इस चीज को, बाकी आप पॉइंट में लिखना। और ये मेन कीवर्ड है इसलिए मैं आपको देता हूँ, बाकी ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो वही चीजें। एंड इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां, इसमें आपको आवेदन पत्र पूछा जाता है। आवेदन पत्र में आपको मैंने फॉर्मेट बताया हुआ था, वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया हुआ था। इसमें क्वेश्चन जो पूछा है सबसे पहले एक पेड़ माँ के नाम, और इस अभियान के बारे में हम क्या करना था, एक अखबार जो है दैनिक भास्कर अखबार, उसे हमें यहाँ पर संपादक को पत्र लिखना था लोगों तक जागरूक करने के लिए यहाँ पर उनके द्वारा। दूसरा था मोबाइल फोन जो है वो खो जाने वाला, यहाँ पर आपको क्या सूचना देना था, तो ये चीजें आपको थाने में सूचना देनी। इसको आपको एकदम फॉर्मेट में तैयार करना है। फॉर्मेट जो मैंने बताया था वही फॉर्मेट है, मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। यहाँ पास मैं लाया भी हूँ, आप लोग देख सकते हो ये एकदम सिंपल फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट लिखना है। और ये जो आपके मार्क्स है ना 5 मार्क्स वो कहीं नहीं जाएंगे, एकदम अच्छे से मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चेंजेस करना है। लाइक यहाँ पर जो बोला गया था ना कि यहाँ पर संपादक को पता लिखना है, तो आप लिख सकते हो संपादक, और अखबार का नाम क्या था, दैनिक भास्कर था। दैनिक भास्कर कौन से शहर है, रायपुर है, भिलाई है, बिलासपुर है, जो भी आप लिख देना। दिनांक आप लिख देना। फिर विषय में क्या था भैया, एक पेड़ माँ के नाम अभियान क्यों क्या है, मतलब कि बताते हुए यहाँ पास चीजें आप वैसे ही आप थोड़े थोड़े ऐड करके लिख सकते हो। बाकी इतने कॉमन लाइन है, ये सभी चीजें आराम से लिख सकते हो। और आप सिर्फ इतना लिखते हो, और ये जो मैं रिक्त स्थान दिया हूँ खाली स्थान, यहाँ पर अगर आप वो चीजें टॉपिक भरते हो तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। और ये पूरा फॉर्मेट यही फॉलो करना। और ये वाला जो होता है ना, आप चाहो तो इस साइड भी लिख सकते हो, इसका कोई रूल नहीं होता है कि आप लेफ्ट लिखो राइट लिखो, कोई यहाँ पर रूल नहीं होता है, आपकी मर्जी, जहाँ आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका अगला यहाँ पास फॉर्मेट ये रहा। एंड देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यहाँ पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ पास आपको पूछा जाता है निबंध का, और निबंध में
आपको यहाँ पर 4 या 5 टॉपिक दिए जाते हैं, 4 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से एक लिखना होता है। मैं निबंध यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम में, वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। एंड साथ ही इसका पूरा जो है ना उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर AI से निकाला एकदम शॉर्ट फॉर्म में, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी वो चीज़ें आप एक बार रिवाइज करने के लिए करना, और यहाँ पर मैं सॉल्यूशन तो आपको बता ही रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी आपको यहाँ पर काव्यांश पूछा जाएगा और उसका जो आंसर है अपने शब्दों में देना होता है, सिंपल सा। तो ये चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन उसका जो आंसर है वो हम देते हैं, ठीक है। तो आंसर देखते हैं क्या हम दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो है, पेज को खोलने से कवि का क्या आशय है। अगर आप ये चीज़ें पढ़े होगे तो आपको पता होगा, पेज का मतलब वो होता है एक तरह से लॉक होता है, ताला जैसा होता है पेज, ठीक है। उसे खोलने से कवि का क्या आशय है, पेज को खोलने से कवि का आशय है उलझी हुई जो पहेली वगैरह होगी या उलझी हुई जो समस्या है उसे यहाँ पर ठीक करना, तो उसे सुलझाना यहाँ पर पेज का मतलब है। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, इसे मैंने पढ़ा हुआ है और इसे मैंने बताया हुआ था वीडियो के अंदर में, तो मुझे ये पता है। इसका अगला क्वेश्चन है तमाशाबीन। तमाशाबीन का क्या अर्थ है। तमाशबीन का अर्थ होता है जो लोग तमाशा देखते हैं ना, जो भी चीज़ें हो रही है, दर्शक जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो दर्शक जो होते हैं तमाशा देखने वाले, उन्हें यहाँ पर तमाशबीन कहा जाता है। और वह क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वो आपको बताना है। तो वो क्या कर रहे थे, जो कवि है ना, वो जो भी चीज़ें बोल रहे थे वो गलत हो या सही हो, वो उनकी शाबाशी कर रहे थे, उन्हें आराधना दे रहे थे, उन्हें शाबाश बोल रहे थे। अगर आप ये कविता जो है पढ़ोगे तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, लाइक यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तानाशाही को क्या है, शाबाशी और वाह वाह कर रहे थे। तो ठीक है, ये चीज़ें सिंपल सिंपल था, मैंने आपको बता दिया। इसका अगला यहाँ पास क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पास देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको यहाँ पास काव्यांश से पूछा जाएगा, और ये दोनों ही आपके यहाँ पास पठित काव्यांश होंगे, हमारे पुस्तक के ही होने वाले। तो यहाँ पास अगर आप देखोगे तो ये जो है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस चैप्टर का है, इसे भी मैंने करा रखा है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। काव्यांश में प्रस्तुत प्रश्नालंकार में क्या प्रभाव स्पष्ट कीजिए। प्रभाव जो स्पष्ट करना है, मतलब इस कविता जो है ना, इस लाइन जो है पंक्ति दी गई है, उसमें आपको प्रश्नालंकार कौन सा वो बताना है, एंड आपको थोड़ा सा उससे एक्सप्लेन करना है। लाइक प्रश्नालंकार क्या होता है, जहाँ पास क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रश्न अलंकार होता है। तो आप क्वेश्चन मार्क देते हो तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, वो प्रश्न अलंकार है। तो यहाँ पर लिखेंगे मुझसे मिलने को कौन विकल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये प्रश्नवाचक है। और ये मैं हूँ किसके हित चंचल, तो यहाँ पर जब लाइन को पढ़ते हो ना तो आपको ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये अकेलेपन को टारगेट किया गया है, मतलब अकेलेपन के बारे में बताया गया है। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि मुझसे मिलने को कौन विकल है, और ये लाइन आप लिख देना और बोलना कि यहाँ पर प्रश्नवाचक अलंकार का यूज किया गया है, और इसमें जो है अकेलेपन के बारे में बताया गया है। कभी जो है अपने अकेलेपन को बताते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, ऐसे आप बता सकते हो, सिंपल सा। इसका अगला क्वेश्चन है, काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर यहाँ पर प्रकाश डालिए। मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। शिल्प सौंदर्य में यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो अगर आप पढ़ते हो ना तो आपको पता चलता है ये जो भाषा है ना बहुत ही सरल है। आप लिखेंगे भाषा जो है सरल है, और क्या है यहाँ पर सरल एंड सहज है, ठीक है। तो आपको वो लिखना है। साथ ही यहाँ पर थोड़ी खड़ी भाषा जो है, खड़ी बोली का उपयोग भी किया गया है, तो वो भी चीज़ आपको मेंशन करनी है। साथ ही इसमें कौन सा अलंकार है वो आप देख सकते हो। अलंकार की बात की जाए तो यहाँ पर अलंकार मुझे जो दिख रहा है वो है यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो है इसमें आपको अलंकार देखने को मिल रहा है डेस है, इसका मतलब है प्रकाश। यहाँ पर क्या भी है, पुनर्वृत्ति प्रकाश जो अलंकार है वो यहाँ पर आ जाता है। इसका अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं, पतंग के साथ वे भी उड़ रहे थे, बच्चा का उड़ान से कैसा संबंध है। इसका आंसर मैंने लाया हुआ है, बाकी मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया हुआ था। पतंग से यहाँ पर जब पतंग जो है ना, बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उस समय क्या होता है, उनकी जो नजर है पूरी पतंग में टिकी होती है, वो पतंग के माध्यम से अपने सपनों की उड़ान को देखते रहते हैं। पतंग जिस तरह स्वतंत्र उड़ते रहते हैं आकाश में, उसी तरह वो भी अपने फ्यूचर को एकदम स्वतंत्र खुले आसमान में उड़ते हुए देख रहे थे, मतलब वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। उस चीज़ को देख के आंसर यहाँ पर आई थिंक मैं लाया था, ठीक है, वो देखते थे। हाँ, ये रहा आंसर। तो लिखेंगे रघुवीर सहाय जी, यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप कर दो, कवि का नाम थोड़ी बहुत मिस्टेक है इस चीज़ों में, मतलब थोड़ी सी, अब पता नहीं ये है कि नहीं, मतलब मुझे भी उतना अच्छे से यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ थोड़ा सा हो जाता है, तो ये चीज़ें आप छोड़ो। आपको ये लिखना है, बच्चे पतंग उड़ाते समय अपनी कल्पनाओं को स्वयं भी उड़ते हुए, यह उनके स्वतंत्र, आनंदित और उत्साहित मन को दर्शाता है। बच्चों के लिए पतंग उड़ाना केवल खेल नहीं बल्कि उनकी इच्छाओं और सपनाओं का यहाँ पर उड़ान का प्रतीक है। आप देख सकते हो मैंने समझाया हुआ है, ठीक है, और आप इसे रीड कर सकते हो, इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। अगले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, कैमरे में बंद अपाहिज इस कविता के द्वारा कवि समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि सिंपल संदेश ये देना चाहते हैं कि भाई इसमें जो विकलांग के साथ हुआ था ना, कि उनको ला दिया जाता है और उन्हें कैमरे के सामने बैठा दिया जाता है और उन्हें उनके दुख को यहाँ पर बताने के लिए बोला जाता है, ताकि उनका जो शो है वो बहुत ही सुपर हिट हो सके। जब भी वो जो विकलांग आदमी है वो अपने परेशानी को बताते हुए रोता है, तो जो दर्शक है ना वो उससे रिलेट कर पाएंगे एंड उसकी इमोशन में यहाँ पर साथ देंगे, और इससे जो शो है वो यहाँ पर सुपर हिट हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पर वो किया जाता है। बाकी इससे संदेश ये दिया जाता है कि लोगों को जो है मतलब उतना ज़्यादा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए लोगों के साथ, ऐसा वगैरह है। सिंपल है, ये सीख देता है समाज को, कभी बताता है कि ऐसे संवेदना जो है, मन के भाव है, उन्हें ठोस नहीं पहुंचाना चाहिए। वो चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, मेंशन करनी है। आंसर आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर मैंने लाया हुआ था, ठीक है। ये है उसका सारांश के अंदर में आपको मिल जाएगा। ये सच्ची संवेदना की कमी है लोगों में, और दुख वो को जो है क्या भैया, वो जो है अपना नहीं समझते हैं, और मतलब कि एक तरह से तमाशा समझते हैं, और सिर्फ यहाँ पास सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए वो सारी चीज़ें सुनते रहते हैं, और बस वही आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास है, देखते हैं। बलाती सलाहती आदमी बर्दाश्त नहीं होती, और कविता के शीर्षक संघर्ष स्वीकारा है, इसमें अंतर्विद्युत को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर लाया हुआ है, ठीक है। आई थिंक नहीं लाया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप ये सिंपल से लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो कवि है ना, वो अपने प्रेम को मतलब संघर्ष वाला है। तो यहाँ पर संघर्ष, एक सेकेंड यार, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है इस क्वेश्चन में, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को याद था ये। ओके सॉरी, मैं स्किप करता हूँ इससे, एंड इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। मुझे यहाँ पास थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एंड सॉल्व करके टाइम यार काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ऐसा भी नहीं कि 100% मेरा प्रिपेयर हो चुका है सारी चीज़ें, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मतलब ये पता था, ठीक है, एंड फिर भी पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है, ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और इसमें था कि वो शायद भावनाओं को कंट्रोल करना वगैरह था कुछ, मुझे उतने क्लियर नहीं हो रहा है। बाकी हम देखते हैं। अगले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल से, इसमें आपको गद्यांश पूछा जाता है, और इसको आपको पढ़ना होता है, देन उसका इसका आंसर जो है आपको देना होता है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, अद्भुत का क्या अर्थ है, शीर्ष के अद्भुत को क्यों कहा गया। अद्भुत का अर्थ क्या होता है, अद्भुत का अर्थ वो होता है जो कि किसी भी चीज़ से दूर रहता है, मतलब कि सुख हो या दुख हो, उससे किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा अपने ही लिए यहाँ पर जीता है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से सन्यासी जो होते हैं ना, वो यही होते हैं, उन्हें सुख दुख ये चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने मग्न रहते हैं अपने प्रभु के लीला वगैरह में, जो भी चीज़ें उस चीज़ में मग्न रहते हैं, सिंपल सा। एंड सीरीज के को यहाँ पर सीरीज का जो फूल है उसे यहाँ पर अवधूत क्यों कहा गया है, ऐसा इसलिए कि गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सूखा हो, कैसा भी कंडीशन हो, ये जो सीरीज का फूल है वो हमेशा क्या है, अपने हमारा खिला रहता है, और कभी भी ये जो सूखता वगैरह नहीं है, मतलब हार नहीं मानता है। वो चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज के जीविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो जीविता मतलब कि वो जो जैसा अड़ा रहता है वो जीता रहता है, एकदम खिला रहता है। तो वो चीज़ आप होता नहीं कि हमें भी जो है सुख दुख का, या बस अलग अलग चीज़ों में कभी भी मतलब दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, सुख में ज़्यादा सुख भी नहीं होना चाहिए, हमें नॉर्मल यहाँ पर व्यवहार करना चाहिए। और हमें इस चीज़ से काफ़ी सीख मिलती है कि अभी हार नहीं मानना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति है, परिस्थिति कभी ना कभी बदल देगी, तो हमें हमेशा यहाँ पर भावनाओं को संभाल के रखना चाहिए, वो चीज़ है। इसके बाद अगला यहाँ पास क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पास है, इसमें पूछा गया है कि प्रश्नों के आंसर आपको देना है, एंड यहाँ पास गद्य खंड का है, और यही क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12। यही टॉपिक नहीं है, इसके बाद सारे टॉपिक्स हमारे आ चुके हैं, एंड यहाँ पास मैं कवर करूँगा तो सारी चीज़ें हो जाएगी वैसे, ठीक है। देखते हैं, परचेसिंग पावर किसे कहते हैं। परचेसिंग पावर वो होता है जिसमें क्या होता है, जो पैसे है, धन है, उनके माध्यम से जो है सामानों को लिया जाता है, अंधाधुन यहाँ पास लिया जाता है, शॉपिंग किया जाता है बिना पैसा, मतलब जितना पैसा है ना, पैसा बहुत सारा है तो जो पाए वो ले लेते हैं, वो काम का हो या ना हो, यही परचेसिंग पावर होता है। तो पैसे की गर्मी जो है वहाँ पर दिखाई जाती है। इसका अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या लिखूं, कविता के जो लेखक है वो क्या है। तो इसके जो लेखक है वो आप कमेंट में बताना, बहुत ही ईजी है भाई, बहुत ज़्यादा ईजी है, एंड इसे जरूर से कमेंट में बताना। मैं कमेंट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भाई देखो, बहुत लोग वीडियो देखते हैं बट कमेंट नहीं करती, ऐसा इसका मतलब ये मैं समझ सकता हूँ कि भाई वो एक्टिव नहीं है, इस चीज़ को सिर्फ सुनते हैं, 2x पे लगा लिए या 1.5x में लगा दिए, एंड वो सुनते जा रहे हैं। भाई इससे कुछ नहीं होना है, इससे प्रैक्टिस जो है आपकी स्ट्रांग नहीं होने वाली है। सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मेरे को पता चल रहा है मेरी गलती क्या है, कहाँ पर मैं अटक रहा हूँ, इससे मैं इंप्रूव करूँगा। जब तक आप जो है इस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो देख के चले जाओगे भाई, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया तो पूरा याद हो गया, आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी, सेल्फ स्टडी करनी होगी, तब जाके ये सारी चीज़ें होने वाली है। मुझे तो यार ठीक है, मेरा पूरा प्रैक्टिस हो जा रहा है, सारी चीज़ें पता चल रही है, बट आपको भी करनी है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, उसके आंसर आप कमेंट में देते रहिए, ताकि आप भी एक्टिव रहेंगे एंड हम भी यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। एंड साथ ही सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेने, हो सके तो या रीड कर लेना 1 से 2 बार, मैं टेलीग्राम में पूरा आंसर जो है दे दूंगा, ठीक है। अगला यहाँ पास क्वेश्चन देखते हैं, गगरी फूटी बैल प्यासा के लेखक क्या यहाँ पास आशा है, उसका यहाँ पास बताना है। तो गगरी फूटी बैल प्यासा का मतलब सिंपल सा, इसमें खेती जो है ना उसके महत्व को बताया गया है कि खेती जो है बरसात के बिना होती नहीं है, और साथ ही बैलों के बिना नहीं होती है। बट अगर बरसात नहीं होता है ना तो
मतलब पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलता है तो जो बैल है वो प्यासे रह जाएंगे। एंड चूंकि अगर बैल बैल जो है प्यासे हो गए तो वो मतलब मर सकते हैं, और जब वो मर जाएंगे तो खेती भी यहाँ पास नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया है पानी से यहाँ पास बैलों और खेतों वगैरह को। तो वही चीज़ है, अगर पानी नहीं गिरती है, पानी नहीं होता है तो बैल प्यासे हो जाएंगे, और प्यासे होंगे तो खेत भी यहाँ पर सूख जाएगा, खेती भी नहीं हो पाएगी। वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। इसका अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर से, लुटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उसके गुरु जो है वो एक सेकंड, गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि ढोल है। तो आपको पता होगा इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, मैंने ऑनली समरी पढ़ी हुई है। पूरे चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं था, मैंने ऑनली 7 डेज पढ़ा हुआ था, तो मैंने ऑनली समरी वगैरह सारी चीज़ पढ़ी है। तो मैंने जब पढ़ा था तो मुझे पता चला था ये जो पहलवान है, ठीक है, लुटन पहलवान, उन्होंने किसी व्यक्ति से यहाँ पर सीख नहीं ली थी, किसी व्यक्ति से पहलवानी नहीं सीखी थी। वो ढोल के ताल से ना यहाँ पर सीखा करते थे। जैसे ढोल बजाया जाता है ना, तो अलग अलग साउंड यहाँ पर प्रोडक्ट होते निकलते, और उन्हीं साउंड के हिसाब से वो जो है ना एक्शन किया करते थे, और अपना जो मतलब तरह से पहलवानी है ना उसे और भी स्ट्रॉन्ग किए थे इसी ढोल के माध्यम से, इसलिए ढोल को अपना गुरु माना करते थे। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर वो है, डॉक्टर अम्बेडकर के मत में दास्ता की व्यापक जो परिभाषा है वो आपको बतानी है। तो दास्ता के यहाँ पर सिंबल मतलब इन्होंने ये बताया था कि जो भी इंसान है ना, उन्हें जन्म से ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए कि ये जो है मतलब इस जाति का है, इससे मतलब ये मतलब इस तरह से देखा जाए तो भाई मतलब ऐसा ना कि मान लो ये इस काम करते हैं, पर्टिकुलरली एक काम वाला होता है तो उन्हें पूरा काम दे दिया जाता है। जैसे उसका किसी का जो पिता है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, देखो मान लो कोई फादर है वो काम करते हैं जूते वगैरह बनाने का, तो ऐसा नहीं कि उसका बेटा भी तो होगा, उसको भी वही काम दे दिया जाए, वो भी जूता बनाएगा। मतलब समाज जो है ये चीज़ें बोला जाता है समाज के द्वारा। बट यहाँ पर देखा जाए भीम अम्बेडकर जो है वो ये बोलते हैं कि बचपन से यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, मतलब जाति चलो ठीक है, जाति उसकी है तो वही जाति है, बट उनके कार्य को जो है ना नहीं देना चाहिए कि वही कार्य करेगा, समाज उसे नहीं थोपना चाहिए, उसे अपनी रुचि के हिसाब से काम करना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद अगला यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर ग्रामर का है, इससे हमने अच्छे से वन शॉट में कंप्लीट किया हुआ है, वही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। शोराट छंद जो है उसका उल्टा क्वेश्चन कौन है, तो दोहा जो छंद है उसका उल्टा छंद है, आपको पता होगा, मैंने अच्छे से बताया हुआ था। अगला है कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के छंद में लिखा गया है, तो ये जो है मुक्ता छंद में लिखा है। इसके अलावा जितने भी हमारे काव्य है वो सभी के सभी मुक्ता छंद में लिखे गए, 90 से 95% जो कविता है वो। इसका अगला क्वेश्चन है कविता में बीम विधान किसे कहा गया है, तो कविता में बीम विधान क्या होता है। बीम विधान सिंपल सा वो है जो कि एक तरह से कविता को अच्छा बना देता है, एंड इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, एकदम डिटेल में बताया हुआ है, बात किया हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो वो चीज़ें, एंड ये चीज़ आपको पता ही होगी, मैंने बता दिया है तो ठीक है। एंड अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मालविका अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण आपको बताना है। मालविका अलंकार क्या होता है, जब भी जो ह्यूमन है, जब भी कोई मनुष्य है, उसके भाव जो उसके गुण होते हैं उसको किसी वस्तु या निर्जीव वस्तु या प्रकृति के साथ दिखाया जाता है, तो वहाँ पर मालविका अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, सिंपल से वही एग्जाम्पल जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है हमारे पास। कौन सा एग्जाम्पल था, वो था कि जो चंद्रमा है हमारा, कि चांद जो है पड़ता है रात भर, कुछ ऐसा वाला था, ठीक है, चंद्रमा चमकता है दिन भर रात भर, कुछ था यार, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो ट्रेंडिंग वाला टॉपिक है। हर वीडियो के नीचे में आपको एक ना एक बार मिल जाएगा वो चीज़ें कमेंट में, तो वो ट्रेंडिंग है, तो वो चीज़ें कर लेना। एंड इसके बाद यहाँ पर अगला देखते हैं, दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या में संज्ञा और विशेषण जो है ये बताना है। ये टॉपिक मैंने कवर नहीं कराया हुआ है, ये मॉडल पेपर में दिया हुआ था, एंड इसके मुझे नहीं पता कि यार इस बार आएगा कि नहीं आएगा, बट मैंने इसे कवर नहीं कराया था। इसका आंसर आपको सिंपल से, संज्ञा आपको पता है, विशेषण आपने पता है, संज्ञा नाउन होता है, विशेषण जो है जो एग्जेक्टिव वगैरह होता है वो यहाँ पास विशेषण में आ जाता है। संज्ञा यहाँ पास क्या है, तो संज्ञा अगर आप देखते हो तो संज्ञा में आपको मिलता है अंधकार जो अमावस्या है, ये यहाँ पर संज्ञा हो जाता है। विशेषण ये है दक्षिण ध्रुवीय है, ये विशेषण आपको बता रहा है। संज्ञा मतलब जो करने वाले होते हैं वो यहाँ पास आ जाता है। अगला यहाँ पास क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 15 फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है जो उस कहानी के नायक का जो है उनका नाम आपको बताना है। तो नायक कौन है भैया, आनंदा जी है, इनके राइटर भी वही है, अपनी आत्मा का परिचय जो है उन्होंने लिखा था, तो उनके पूरे नाम क्या है, आनंद यादव जी है। इसका नेक्स्ट है अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन है, तो ये आप कमेंट में बता सकते हो। वैसे भाई कितना बताओगे, तो सिंपल से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ओम थानवी जी, ठीक है, ये इनके आंसर है। अगला यहाँ पर देखते हैं शम और इम्प्राव वाक्य का प्रयोग यशोधर बाबू हमेशा करते रहते थे। इस वाक्य का क्या है, उसके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध है। 2 नंबर में तो आपको पहले ये लिखना है सम हाउ इम्प्राव वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ गलत है। उसके बाद आपको लिखना है जो यशोधर बाबू वो हमेशा इस वाक्य यूज किया करते थे एक तकिया कलाम की तरह। इसका मतलब सिंपल था, जो यशोधर बाबू थे वो आधुनिक चीज़ों की यूज़ नहीं करना चाहते, अपनाना नहीं चाहते थे, तो वो जो है ना उन चीज़ों से बचने के लिए, उन्हें एक व्यंग्य कसने के लिए जो आधुनिक लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, मतलब अपनाते हैं जो लोग हैं, उन्हें यहाँ से नकारने के लिए ये चीज़ का उपयोग किया करते थे। एंड ये चीज़ आपको लिखनी है, बहुत ही सिंपल है, आप पॉइंट में लिखना है, आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15, ये हमारा लास्ट है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा।
एंड यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर पीढ़ियों के अंतराल के कारण को लिखिए कर अंतर को कैसे पाटा जा सकता है, इसको आपको बताना है। तो पीढ़ी अंतर मतलब कि जनरेशन गैप जो है उसको आप यहाँ पर बताना है। तो सिंपल सा आप ये चीज़ बता सकते हो कि उसमें कैसे जनरेशन गैप था। तो जो नई पीढ़ी है और जो पुरानी पीढ़ी है उनके बीच में ना कहीं ना कहीं वाद विवाद स्टार्ट हो जाता है, वो बातचीत नहीं करते हैं एक दूसरे से, कि उनकी सोच में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। वो जो नई पीढ़ी वाले होते हैं वो नई चीज़ों को मतलब अपनाते हैं, जिसके कारण उनका जो माइंड है वो किसी और दिशा में होता है। पुरानी वाले अपनी परंपराओं को यहाँ पर रखे रहते हैं, इसके कारण जो है दोनों में तालमेल नहीं बैठते हैं और इसमें जो है जनरेशन गैप जो है मतलब कि हो जाता है, बातचीत वगैरह सब बंद हो जाता है। वो आपको लिखना है कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसमें आप लिख सकते हो कि दोनों को यहाँ पर समझना चाहिए, जो ओल्ड जनरेशन है न्यू जनरेशन, दोनों को समझना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए और दोनों की यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना तर्क है, एक तरह से दोनों को यहाँ पर वैल्यू देना चाहिए। पुराने जो जमाने के जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है। मैं बोलूँगा कि भाई दोनों नहीं है, वो कहीं ना कहीं बीच के, कुछ चीज़ें सही होती है, कुछ चीज़ें गलत होती है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उसे गलत मान लिया जाए, वो चीज़ हमें भी अपनानी चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख मिलने को होती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि मतलब काम की नहीं होती, बस सिर्फ एक मीथ फैलाया गया है, तो वो चीज़ें नहीं माननी चाहिए। और न्यू जनरेशन का जो चीज़ें है ना वो चीज़ें जरूर से जरूर जो ओल्ड जनरेशन मुझे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का नियम होता है, जो मतलब चेंजेस होना है, ठीक है, वो जरूरी है, सभी चीज़ों में चेंजेस आनी चाहिए, वरना वो जो है लाइफ के हिसाब से नहीं चल पाते हैं। वो चीज़ आपको लिखनी है। दैन इसका अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इसका अथवा वाला क्वेश्चन, उसमें पूछा झूठ जो कहानी है, ठीक है, उसके नायक किशोर छात्रों के लिए कैसे आदर्श प्रेरणा स्रोत कहानी के आधार पर बताना है। तो इसमें सिंपल सा था कि भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया हुआ था, आपको पता है। तो किस तरह से किशोर जो है मतलब कि हम लोग जो है 17 से 18 उम्र के जो लोग हैं, किशोरावस्था के लोग हैं, ठीक है, हमें कैसे इससे प्रेरणा मिलेगी, कैसे हम सीख मिलेगी। तो काफ़ी सारी सीख हमें मिलती है। आपको पॉइंट में लिखना है, आप लिख सकते हो संघर्षशील, यहाँ पर संघर्ष आपको बता देना है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष किया करते थे और मेहनत क्या करते थे, अभ्यास क्या करते थे, शॉर्टकट जो है यूज़ नहीं किया करते थे, और वो स्कूल जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम का यहाँ पर फेस किया करते थे। जो स्टूडेंट है वो उन्हें चिढ़ाया करते थे, बट फिर भी उनको ध्यान नहीं देते थे एंड वो धीरे धीरे काम करते रहे एंड बहुत ही अच्छे कवि बने। बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे। उनके जो पिता है उन्हें काम करने मतलब काम करने के लिए बोलते थे, पढ़ने के लिए मना करते थे, फिर भी उनसे लड़े और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी। इससे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। सिंपल सिंपल आप लिख सकते हो। इसका आंसर मैं अच्छे से दे दूंगा टेलीग्राम में। इसका अगला यहाँ पर देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खूबी का सौंदर्य या बोध यहाँ पर आपको बताना है। उसका सौंदर्य बोध जो है आपको बताना है कि राजपोषी और धर्मपोषी ना होकर ये समाजपोषी है, ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता जो है इसमें ना ही आपको महल मिले थे, ना ही आपको बहुत सारे मंदिरें मिले थे। यहाँ पर जो है देखा जाए तो जो लोग थे ना वो एक तरह से लोकतंत्र जैसे ना, हाँ इसमें भेदभाव किया गया था, गरीब को अलग जगह दिया गया था, अमीर को अलग जगह दिया गया था, उसके लेवल के हिसाब से उसके, ठीक है, तो वो चीज़ें अलग अलग दी गई थी, उनके घर वगैरह। बट यहाँ पास मंदिर और ये जो महल वगैरह है वो चीज़ नहीं थी। तो धर्मपोषी वगैरह तो था नहीं और ये राज्यपोषी वगैरह तो था नहीं। तो वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। ये आधुनिक जो शहर है उनके बराबर था, उससे भी बेहतर मैं बोल सकता हूँ कि वो थे। तो आपको ये लिखना है। इसके बाद अथवा में जो क्वेश्चन है वो है, टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धरती जिंदगियों की अनुच्छेद समस्याओं का भी दस्तावेज होता है। इसका कथन आपको स्पष्ट भाव जो है स्पष्ट करना है। तो टूटे फूटे खंडर का मतलब ये नहीं कि भाई वो पत्थर के टीले हैं, वो चीज़ें जो है पत्थर के जो टीले होते हैं ना, आप किसी भी जगह में जाओगे जहाँ पास खंडर हो चुका है वो सभ्यता या फिर कोई मंदिर वगैरह कहीं भी आप जाते हो तो आप देखो, मैं भी बहुत जगह ऐसा गया हूँ। तो मतलब काफ़ी जगह गया हूँ, उतना भी जगह नहीं बट गया हूँ कुछ जगह, ठीक है। तो मैंने भी देखा है कि वहाँ पास टूटे फूटे पत्थर होते हैं, वो हमें नज़रों से टूटे फूटे पत्थर लगते हैं बट वो एक्चुअल में वो चीज़ को प्रमाण देते हैं कि उस समय में, उस जमाने में कि वो किस चीज़ का रूप था, वो कैसे वहाँ पास लोग रहा करते थे। वो अपने यहाँ पास काल को, अपने जो समय है उसे बताता है। वो टूटे फूटे पत्थर नहीं बल्कि इतिहास को बताते हैं। अपने यहाँ पास सारी चीज़ वो आपको मेंशन करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड संस्कृति किस तरह से बताई जाती है वो चीज़ें। एंड यहाँ पास हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आधे घंटे के अंदर में हमने पूरा जो है कंप्लीट कर लिया एंड इसका पूरा PDF आपको में मिल जाएगा। अगले यहाँ पास नेक्स्ट जो है जो अपना सेक्शन जो भी है मतलब सेट जो भी है वो हम करेंगे और उससे इतना टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो मैच करते हैं। लाइक यहाँ पास निबंध हो गया वो एकदम मैच करता है, ठीक है। निबंध हम किए भी नहीं है यहाँ पास, और ये चीज़ें, ठीक है, आवेदन जो है वो मैच करता है। लास्ट में जो क्वेश्चन है सेम वाले ये मैच करते हैं। तो इन चीज़ों को हम नहीं करेंगे अगले वीडियो के अंदर में, हम वो चीज़ें करेंगे जो कि अलग है उस सेट में, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड थैंक यू आप सभी लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। हमारी जो फैमिली है वो 12K की हो चुकी है, 12K कंप्लीट हो चुकी है एंड इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को मतलब कि थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
एंड मिलता है अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, 2 से 3 दिन हमारे एग्जाम में बचे, इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। फुल मार्क्स नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको अपना पूरा 100% देना है। हम यहाँ पर मिशन फुल मार्क्स चलाए हैं एंड इन चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं भी आते हैं ना तो कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, आपने अपना पूरा 100% दिया है। बाद में वो जो काश वाला फील आता है ना कि भाई काश हम थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, उस समय में हमारा जो स्कूल लाइफ का लास्ट समय था उसमें थोड़ा सा मेहनत कर लेते, हमें सेकंड मौका दिया गया था री एग्जाम का, फिर भी हम अच्छे स्कोर नहीं कर पाए। तो ये जो मौका है ना, ये जो काश वाला फील आता है वो नहीं आना चाहिए। हम अपना 100% देते उस समय में, जब आगे निकल जाएंगे क्लास 12 से तो हमें ये चीज़ माइंड में आनी चाहिए, हमने अपना उस समय पूरा 100% दिया था, हम और मेहनत नहीं कर सकते थे, वो फील आप में आना चाहिए। ठीक है, तो काश वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा भाई बुरी होती है, उससे बचना है। एंड आई थिंक वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सो अच्छे से सारी चीज़ प्रैक्टिस कर लें। बाय बाय।